शुगर मिल सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। शुगर माफिया मिल के अरबों रुपया कमा लेता है अवाम की कमर तोड़ के। और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कम इल्मी का सबूत देते हुए मुल्क में जो चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे वफाक से मदद मांग रही। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद ये अब ऑर्डिनेंस आया, ये तो सारी दाल ही काली निकली है। वेलकम टू न्यूज़ लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, महंगाई के थपेड़े खाते अवाम के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। आलम यह है कि हर वो चीज़ जो अवाम के इस्तेमाल के लिए नागुज़ीर है उसकी कीमत घंटों की बुनियाद पर तब्दील हो रही है। फिर हुकूमत की जानिब से जो मंतक दी जाती है उसमें अपना कोई कसूर तस्लीम नहीं किया जाता। कभी महंगाई की वजह आलमी लहर करार दी जाती है, कभी माफियाज की लालच को महंगाई की वजह बताया जाता है और कभी माजी की चोरियों के सर मुद्दा डाला जाता है। हुकूमत अपनी किसी पॉलिसी को गलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। पेट्रोल बढ़ाकर अभी हुकूमत का जी नहीं भरा था कि अब नेपरा ने एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए इस वक्त अगर बात की जाए तो बुनियादी यूनिट में ₹1.68 और जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए ₹1.39 का इजाफा कर दिया गया है। ये सार्फिन के लिए एक बुरी खबर तो है ही है, लेकिन दूसरी खबर ये है कि हुकूमत के LNG इंपोर्ट्स के लिए कार्गोज मनसूख हो गए हैं और गनवर और ENI की जानिब से ये कार्गोज मनसूख किए गए हैं। इनका नुकसान जो होगा वो एक तरफ जो LNG की सप्लाई उस पर तो होगा ही होगा, गैस की सप्लाई अलग मुतासर होगी, लेकिन गैस से जो बिजली बनती है उस पर भी होगा, बिकॉज अब बिजली नहीं बनेगी और फिर बिजली फर्नेस ऑयल से बनेगी, जिसका बोझ फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में फिर से अवाम पर आएगा। तो हुकूमत एक ही बार बता दे कि अवाम को आखिर कितना बोझ बर्दाश्त करना होगा। इस पर बात करेंगे। हमें PTI से ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, साथ ही साथ हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब ज्वाइन कर रहे हैं और खेलदास कोहिस्तानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। अच्छा, अब क्योंकि आजकल चीनी का जो है वो बहरान वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। चीनी दिनों के अंदर हमने देखा है कि किस तरह चीनी की प्राइसेस जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। कहीं तो 150 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी हैं, 160 रुपये पे जो है वो चली गई हैं। तो उस तनाजुर में आज फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो उनके स्पोक्स पर्सन है मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कुछ रीजनिंग दी है अपनी तरफ से। क्या कहा उन्होंने, पहले वो सुन लेते हैं और फिर चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। 15 अक्टूबर से सिंध के कुछ जो है कारखानों को शुरू करनी चाहिए थी। सिंध की जो काबीना है उसने अभी बड़ी मुश्किल से जाके गन्ने की जो एक सपोर्ट प्राइस है उसका अब ऐलान किया है। सिंध वालों ने 250 रुपए कर दी, लेकिन उसके मिनट्स नहीं जारी किए ताकि शुगर मिल ना खुल सके। इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के जखायर हैं। 6,000 टन रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। सिंध हुकूमत को वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने बोला है कि आप भी हमसे चीनी ले लें ताकि आप भी सस्ते बाजारों में, जैसे बाकी पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में खास तौर पे और KP में कल से जाएगी, आप ले लें। तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे जो है वफाक से मदद मांग रही है। अच्छा, तैमूर साहब आपसे शुरू करती हूँ। जो एक इशू आ रहा है नेशन वाइड, वो तो एक इशू है ही है। जो मुज़म्मिल साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बाकायदा ये बात की है कि आप लोगों की तरफ से जो है वो इशू क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि सिंध ना क्रशिंग करवा रहा है, ना हमसे जो है वो चीनी मंगवा रहा है, हमसे डिमांड भी नहीं कर रहा। दैट्स वाई सिंध में, कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो इशू जो है वो चीनी का आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। मुझे समझ नहीं आता कैसे और किस तरह से क्या जिगरा है इनका कि 3 साल के बाद भी हुकूमत में रहते हुए ये पुरानी हुकूमतों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। और मुझे हुकूमत को ब्लेम करता है, हालांकि उन्हें सिंध हुकूमत से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हैरत की बात यह भी है कि शायद इमरान खान को यह पता नहीं है कि 70% से जायद जो शुगर बनती है वो पंजाब और KPK से बनती है। हमारे पास लेस देन 30% की कंजम्पशन है। और जो आपकी इनको सोचना ये चाहिए बैठकर कि जो शुगर मिल जो चलती है वो 90 से 100 दिन चलती है और उसकी सप्लाई पूरा साल जारी रहती है। तो बजाय इसके कि हमें क्रिटिसाइज करें, ये अपनी पॉलिसीज बेहतर करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें,
अब अवाम भी तंग आ गई है और समझ गई है कि उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है। हर थोड़े अरसे में कहते हैं कि रिलीफ पैकेज देंगे और उस रिलीफ पैकेज के जगह पे अवाम का खाना खराब कर देते हैं। करा कलाम की माफ़ी तालपुर साहब, लेकिन ये मुझे बता दीजिए, वो तो इनकी तो हुकूमत हम देखते हैं कि अपनी गलती कहीं मानने को तैयार नहीं। वो बसरा साहब से उसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी, लेकिन ये बता दीजिए कि क्या वजह है कि क्रशिंग की कोई डेट अनाउंस नहीं हो रही। साथ ही साथ जो है वो अगर चीनी का बहरान है सिंध में, तो वफाक कह रहा है हमारे पास इतनी चीनी मौजूद है, आप हमसे डिमांड भी नहीं कर रहे, आप वो क्यों नहीं कर रहे फिर? और दोनों चीज़ों का अगर जवाब दे दें। देखिए जी, हमारे यहाँ सिंध में अंदाजन 20 उससे नवंबर से क्रशिंग शुरू होती है। इस बार हमने फैसला किया है कि हम 10 और 12 तारीख के बीच में कर देंगे। ये आज का असूल नहीं है, ये जब से हमारी शुगर केन इंडस्ट्री चल रही है, जो हमारे जमींदार हैं, हम लोग पूरा प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि हम 10 तारीख के बाद से अपने लेबरर्स को लेके आए और लेबर कटिंग शुरू करें। उसी हिसाब से मिलें शुरू होती हैं। मिलों को पहले एक टेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है, कहीं 20 दिन, पुरानी मिलों को महीना। तो ये एक सेट प्रिंसिपल है। ये सिर्फ और सिर्फ घटिया इल्जाम हम पे लगा रहे हैं बगैर बजाय इसके कि अपनी गवर्नेंस बेहतर की। तो हमने इसीलिए, क्योंकि ये मसला चल रहा है, हमने 10 दिन माइनस कर दिए अपने रेगुलर शेड्यूल से जो हर साल आता है। और जो जिस टाइम पर हमारे हर साल प्राइसेस फिक्स होती हैं, हमने इस बार भी प्राइसेस मुकर्रर कर दिए हैं। हमारे मिनट्स जो हैं वो शाया भी हो गए हैं और भाई साहब कह रहे हैं कि मिनट्स अभी तक हमारे शुगर केन के शाया नहीं। तो ये बड़ी दुख वाली बातें हैं कि उल्टे सीधे इल्जाम लगाना बजाय इस्लाहात लाने के। अच्छा, लेकिन तालपुर साहब ये बात तो एक है ना कि सिंध में इस वक्त जो है वो चीनी 150 रुपया 160 रुपया मिल रही है, तो अगर वहाँ पे सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो वफाक से क्यों नहीं आप जो है वो कह रहे हैं कि चीनी दे? वफाक कह रहा है कि हमसे मांगे हम देंगे, इससे प्राइसेस भी नीचे आएंगी। बिल्कुल हमने चीनी से मांग सकते हैं, पर 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है। 3 साल में जब जब हमने जो चीज़ वफाक से मांगी है, हमें उसका उलट करके दिखाया है। चाहे हमारे फंड्स हों, चाहे हमारी पॉलिसीज कोई काम हो, चाहे हमें कोई वफाक से कोई ऑफिसर चाहिए हो, तो इन लोगों से अब हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमें पता है कि इनसे बात करना नहीं दीवार में सर मारने के बराबर है। अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट बाय दैट तालपुर साहब, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप आवाम के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अब ये कहना, इससे तो फिर वही जो माफियाइज्म है उसकी बू आ रही है कि जानबूझकर किसी सिलेक्ट माफिया को जो है वो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। और ये भी हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल माफियाज कहाँ चीनी में किस किस का इंटरेस्ट है, क्या है, तो इससे तो वही नज़र आ रहा है आप ये जो बात आप कर रहे हैं। अदरवाइज तो इसमें प्राइसेस नीचे लाई जा सकती हैं। तो फिर आप एक काम करना, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि सिंध में शुगर मिलें बंद कर दी हैं, 3 शुगर मिलें बंद कर दी हैं। हमने एक भी शुगर मिल बंद नहीं की। मुझे नाम बता दें एक शुगर मिल का जो सिंध हुकूमत ने कहीं पर बंद की हो। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम है। और जिस तरह से प्राइसेस की हाइक शुगर that's not the answer to my question। आप वफाक से चीनी मांग लेना सर, ताकि प्राइसेस नीचे आ जाएं। आपके कहने पे चीनी मांग लेता हूं, पर जब हमें इसका जो रिजल्ट मिलेगा फिर आप अपने चैनल में जरूर शायद। जी जरूर, आप मांगे, अगर नहीं मिलती चीनी तो हम फिर चलाएंगे कि आपने मांगी और नहीं मिली। मैं जरा बसरा साहब की तरफ चलती हूँ। बसरा साहब, चले सिंध की एक अपनी कहानी आपके बकौल ये कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो सारा, क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत नहीं है, तो आपने सारा मुद्दा जो है वो सिंध पर डाल दिया है। बाकी 3 सूबों में जो है वो क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में जो है वो क्या हो रहा है, वहां पे क्यों प्राइसेस जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं सर? हमारे यहाँ कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है। महंगाई एक हकीकत है, महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है और उसके ऊपर हुकूमत जो है आपका ख्याल है बहुत कंफर्टेबल है। हम लोग, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हम बहुत स्ट्रेस में हैं और उसकी सबसे बड़ी तो आप भी घबरा गए हैं फिर? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर की बात पे आपने भी अमल नहीं किया, घबरा आप भी गए हैं अब? इसका मतलब स्ट्रेस में क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर ये स्ट्रेस ना होता, प्रेशर ना होता, तो प्राइम मिनिस्टर दिन रात एक इशू पे काम कर रहे हैं और वो है महंगाई। और उसको पूरी हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर, हम सब लोग एडमिट कर रहे हैं कि इशू है, बहुत बड़ा मसला है। अगर ये मसला ना होता तो हम लोग कभी 130 अरब का पैकेज सब्सिडी का ना देते, 30% ऑफ ना करते खाने पीने वाली चीजों पे। हम कभी माजी में लोग गए थे, हम हेल्थ कार्ड की तरफ जा रहे हैं, हम लोग किसान कार्ड की तरफ जा रहे हैं। आज हमने क्या किया है, 15 अरब रुपए की सब्सिडी यूरिया खाद पे देने जा रहे हैं। देखिए ये एक हकीकत है और उसकी वजह, अब मैं फिर आप कहेंगे कि आप डिफेंड कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, बहुत सारे वजूहात है। बात उसी पे आता हूँ कि हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हम लोग अपनी आवाम को रिलीफ दें,
उसके दुनिया में जो चल रहा है, आप फिर कहेंगे कि आप दुनिया की मिसालें देते हैं। हमारे अगर देखें जो पेट्रोल, हम 2-3 चीजों को मैं बात करना चाह रहा हूँ। पेट्रोल और डीजल है डॉक्टर मारिया, वो यहाँ पर आज जो हमारे पास आ रहा है, हमने 31% टैक्स का जो नहीं लगाया, वो 5% पे टैक्स लगाया है। इस पे हम हुकूमत को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसकी वजह क्या है? अगर हम वही रेट लगाए जो माजी में लगता रहा टैक्स पे, तेल की कीमत और ऊपर चली जाएगी। पहले ही अवाम के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि हम अपने साहब, जब तेल की कीमत आधी थी तो उस वक्त भी आपने लेवी की मद में जो है उस वक्त इससे ज्यादा 730 अरब तो उस वक्त आपने कलेक्ट किए हैं जिस वक्त तेल की कीमत आधी थी। तो ये तो मुझे लगता है क्योंकि अवाम तो ये बातें सुन सुन के थक चुके हैं। क्या मुमकिन कोशिशें आपने की हैं, मुझे बताएं। हम आए रोज ये सुनते थे कि जी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जाके जो है वो कंट्रोल करेगा, ये होगा वो होगा, मुझे तो कोई नजर नहीं आते। रमजान क्या, अब इस वक्त क्या, चीनी तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, ना ही लेते शायद नोटिस तो शायद कीमतें नीचे रहती। वो तो आसमान से बातें कर रही है इस वक्त चीनी की प्राइस। ये अभी का फिनोमेना तो नहीं है कोई, ये तो पिछले कितनी देर से चल रहा है। बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि आप क्या मेजर्स ले रहे हैं। एक तो महंगाई इशू है, दूसरी तरफ बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जो लोग गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं उससे अबव जो फरोख्त कर रहे हैं, जो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, उसके साथ क्लैरिटी के साथ हुकूमतों को, तमाम हमारी जो हुकूमतें वहाँ पे कह दिया गया है कि हमारी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जितने मजिस्ट्रेट साहबान हैं, वो हर जिले का डिप्टी कमिश्नर जो है और तमाम पार्लियामेंटेरियंस, वो तमाम की टीम बनाई गई है कि जो लोग भी जो रेट फिक्स है हुकूमत का, अगर उससे ऊपर बेचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बसरा साहब, आप लाहौर में रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं, आसपास मैं नाम नहीं लेती, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आपको नहीं पता वो किस प्राइस पे चीजें बेच रहे हैं? कितने आपने छापे मरवाए हैं वहां पर? राइट नाउ अपने मैं हल्के हारूनाबाद में बैठा हूँ, बिलीव कीजिएगा हमारे जिला बहावल नगर में इस वक्त जब ये हमने क्रैकडाउन शुरू किया है, 15 से 20 लोग जिन्होंने चीनी स्टॉक की हुई थी उनके ऊपर दुकानें सील हुई हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और जहां तक आप लाहौर की बात कर रही हैं, बड़े शहरों कर रही हैं, तो ये बिल्कुल अब कोई ये बात इनसे निकाल देगा, वो जितना बड़ा ताजिर होगा, जितना बड़ा असर होगा, हुकूमत कार्रवाई करेगी। सर मैं देखती हूँ कि कितने ऐसे स्टोर्स पे जो है छापे पड़ते हैं। ये मैं वही बात कर रही हूँ, आपके कहने से पहले मैंने बात कर दी कि अब वही बात होगी, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट होंगे, ये होगा वो होगा, हमें कहीं नजर नहीं आते। वो भी मेरा ख्याल है छोटी छोटी मछलियों पे जो है वो हाथ डाला जाता है, बड़ी मछलियाँ जो है उनको छूट दे दी जाती है। खैर मैं जरा खेलदा साहब की तरफ चलती हूँ। खेलदा साहब, क्या आपको लग रहा है ये क्या मसला है? ये सप्लाई और डिमांड का मसला है, ये शुगर माफिया है, या फिर ये जो कमीशन बनाने का रद्द अमल है और उस माफिया से आया है जो हुकूमत के अंदर ही बैठा है? देखें मारिया, आपने जैसे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया और ना लेते तो इतनी चीनी महंगी नहीं होती। जब उसने अद्वियात पे नोटिस लिया तो 4 गुना ज़्यादा महंगी दवा होगी। जब पेट्रोल पे लिया तो पेट्रोल महंगा हो गया। तो बात 3 चीज़ें हैं। एक तो करप्शन नहीं, एक तो करप्शन है, और चीनी जो जब वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी कमीशन बनाया था जो माफियाज के ख़िलाफ़, और किस तरह उनको रिलीफ दिया गया, किस तरह उनको एनआरओ दिया गया, उन्होंने उन माफियाज ने, आपने देखा 55 वाली चीनी आज 150 पे खड़ी कर दी। ये जो 100 रुपये का इजाफा है, इन्होंने ताजरों को, जो छोटे ताजर थे उनको FIA में घसीट के, मतलब उनको कारोबार उनके बंद कर दिए। उन जो चीनी का कारोबार जो मिलें थी, जो मतलब जिस पे ये इल्ज़ाम लगा था वो मिलें 3 साल से बंद है। तो ये मिलें जो है ये हुकूमत के बैठे हुए कैबिनेट जो माफियाज हैं उनकी अभी चल रही है, उनमें ज़ख़ीरा भी पड़ा हुआ है। पहले मार्केट में ज़ख़ीरा होता था, अब मार्केट में ज़ख़ीरा नहीं है। दूसरा, इन्होंने कौम को ये सच नहीं बता रहे। IMF से जो इन्होंने शराइत लगाए हैं या जो उन्होंने डील की है, ये उसका भी नतीजा है। तीसरा, मैं समझता हूँ गवर्नेंस नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबाई लेवल पे, इनके पास इतनी हुकूमत चलाने की इनके पास कोई तरीका नहीं है। तो ये सारी नाअहली और नाकामी है। जैसे आज शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर है, उन्होंने अच्छा ट्वीट किया है कि चीनी, आटा और तेल कम करने की इनको सलाहियत नहीं है, इनके बस की बात नहीं है, और उसमें इमरान खान रिलीफ नहीं दे रहा है। मगर इमरान के पास एक चीज़ बस में है, वो रिलीफ दे सकता है आज भी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को, वो है उसका इस्तीफ़ा। मैं समझता हूँ इसके अलावा
अलावा ये 3 साल हमने देख लिया इनकी गवर्नेंस, इनकी हुकूमत साजी, इनके नोटिस, इनकी ये रात को जब देखें ये डाकू जिस तरह घर को आके लूटते थे, ये 22 करोड़ आवाम को जिस तरह रात को लोग सोए हुए थे, इन्होंने तेल को बढ़ा दिया। ये तो डाकू बैठे हुए हैं और इसको जब तक ये अपने मुनसब पे बैठा रहेगा, पाकिस्तान की कौम जो आज मैं समझता हूँ वो उनके आंसू भी नहीं निकल रहे, घबराने की बात नहीं, उनके आंसू भी नहीं निकल रहे। वो केल्ला साहब, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन की जो सारी सियासत है ना, वो अब ट्विटर पे और जो ये जलसे जुलूस है इस पे जो है वो निकलती है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कर दी। अमलन, मेरा सवाल है आपको, अमलन क्या कर रहे हैं सर? अमलन क्या कर रहे हैं? क्या आप दोनों पार्टीज, तैमूर साहब के पास भी जाऊंगी, इजाजत दें, आप दोनों पार्टीज जो आप ये बात कर रहे हैं कि इनको घर जाना चाहिए, घर तो आप भेज सकते हैं ना। अगर आप नो कॉन्फिडेंस ले आए, पंजाब से शुरू करें, फिर इत्तेहादी जो है वो इतने नाला हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे राब्ते करें कि आपने कुछ किया। आपके तो आपस में राब्ते बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो ये ट्विटर पे सियासत करना बड़ा आसान हो गया। मुझे लगता है तो बस हमारी ऑपोजिशन जो है यहीं पे जो है ये सारे काम कर रही है। मारिया, देखे आपके हर सवाल से मैं एग्री करता हूं, मगर इस सवाल से मैं डिसएग्री हूं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि अपोजिशन कुछ नहीं कर रही। आपको पता है कि पीएमएलएन और पीडीएम ने फैसला किया था मिलकर महंगाई के खिलाफ रैलियां, जलसे जुलूस और ये जो मुजाहरे हैं पूरे पाकिस्तान में हुए, पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हैं इनके खिलाफ। आज भी जो पीडीएम का इजलास था उसकी एजेंडा जो मुश्तरका इजलास है, और दूसरा जो महंगाई है, जो तेल और चीनी की कीमतें बढ़ी है, तो पीडीएम पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका अपोजिशन अपना किरदार पर। कल भी जो जुम्मे को जो इजलास हुआ था उसमें हमने शदीद एहतजाज किया था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर आपके सामने है। तो ये बात ठीक है, ये मैं इसीलिए कहा ना कि ये लफ्जी गोलियां जो है, लफ्जी गोलाबारी जो है, बस वही नजर आती है। अगर आप वाकई सीरियस हैं, क्योंकि अब आवाम भी आपको सीरियसली नहीं ले रही। मैं जरा तैमूर साहब की तरफ चलूं। तैमूर साहब, आपके जलसे अपनी जगह, पीडीएम के जलसे अपनी जगह, तकरीरें अपनी जगह, लेकिन अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, आप दोनों जमातें, एक तो आपस में ट्रस्ट डेफिसिट है, वहाँ पे आपका नज़र नहीं आता, यू नॉट ऑन द सेम पेज। अगर आप वाकई चाहते हैं खान साहब घर जाएं, तो 126 दिन का धरना जो है प्राइम मिनिस्टर वो घर नहीं भेज सका, आपकी ये तकरीरें क्या करेंगी? इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग, तो आप नो कॉन्फिडेंस लाएं, मूव करें। या जो जमातें, आज एमक्यूएम की स्टेटमेंट आई है कि हमें बड़ी तशवीश है, इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही की भी गुज़िश्ता रोज़ में जो है आई स्टेटमेंट, क्या आपने कोई कमेटी बनाई, क्या उनके साथ कोई राब्ते कर रहे हैं? नथिंग। देखिए जी, एमक्यूएम की तो बात छोड़ ही दें आप, क्योंकि ये वाहिद जमात है जिसको सिवाय पावर में रहने के और कुछ नहीं चाहिए। पहले कितनी मरतबा इन लोगों ने ये वादे किए, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी रिसेंटली ने कहा था कि अगर इन्होंने फिर से ये वोटों का सिलसिला सही नहीं किया और कंसेंसस नहीं किया फिर से, तो ये जमात छोड़ देगी हुकूमत को। उस बात को अब साल हो गया मेरे ख्याल से, अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा, तो ये इनको आप छोड़ देंगे सिर्फ अपने मफाद के पीछे। और जहां तक बात है हमारी, जब तक पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी तो आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रेशराइज किया हुआ था हुकूमत, क्या उस वक्त हालात थे, और उसके साथ साथ हमारी क्या कामयाबियां थी। उस वक्त 13 बाई इलेक्शन हुई नेशनल असेंबली की, 13 में से 12 पीडीएम ने जीती। उनमें ऐसी सीटें भी हैं जो पीटीआई की जीती हुई सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेशनल असेंबली की, जैसे कि फैसल वाडा की एक सीट है। तो हम जब तक साथ थे तब तक थे, और मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे ख्याल से जो फ्यूचर है उसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फिर से आपस में मेरे ख्याल से कुछ गुड न्यूज आएगी हमें, और इसकी शदत अशद जरूरत है। अवाम भी अब यही चाहती है कि सारी ऑपोजिशन जॉइंटली इनका मुकाबला करे, क्योंकि उन्होंने अवाम का जीना हराम कर दिया। और एक मैं और आपको जरा बात ऐड करता चलूं, हमारे इमरान खान साहब ने कहा था कि 3 मिलें, जिसका बसरा साहब मुझे नहीं बता सके नाम कि कौन सी मिलें जो सिंध हुकूमत ने बंद की हैं, पर मुझे ये जवाब बता दें कि हमारी जो मिलें ओमनी ग्रुप की हैं उनको किस बेसिस पे बंद किया हुआ है। अगर वो सारी मिलें चलती तो आज ये क्राइसिस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन ओमनी ग्रुप की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, उनकी सैकड़ों मिलें बंद कर दी हैं, उनके अकाउंट सील किए हुए हैं। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और है। अच्छा तैमूर साहब, आपकी बात से मुझे बेशक एमक्यूएम की एक माजी रहा है, बट आप अगर वो वाकई ये नारे लगा रहे हैं तो आप उनको एक्सपोज करें, उनके साथ अगर रब्ता कोई होता नहीं होता तो ऑब्वियसली दिल स्टैंड एक्सपोज्ड। आप ये बात कर रहे हैं, अब वो टाइम आ गया, कोई गुड न्यूज़ आएगी। मुझे लगता है वो गुड न्यूज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इकट्ठे होकर सब जो है अपोजिशन चलेगी, वो 2023 की मेरा ख्याल है इलेक्शन कैंपेनिंग ही होगी, जहाँ सारे जो है वो इमरान खान साहब को टफ टाइम दे रहे होंगे, बिकॉज पिछले दिसंबर से हम ये गर्दान सुन रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, 2023 में तो मेरे ख्याल से जॉइंट ऑपरेशन नहीं होगी,
पूरी आवाम पाकिस्तान की एक तरफ होगी और पीटीआई जो है अगली तरफ होगी। तो ऑफ कोर्स मैं रिसेंटली समझता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि कुछ बातचीत कुछ राब्ते हैं लीडरशिप पे आपस में, और उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कुछ एक ज्वाइंट, मुझे नहीं पता पीडीएम में फिर अब कभी हम ज्वाइन कर सकें ना कर सकें, पर ज्वाइंटली अभी भी काम कर रही है। जो भी इश्यूज अवाम के आते हैं, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें एक पेज पर आपको 99% नजर आती हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चले लेट्स सी क्या होता है। बसर साहब की तरफ चलती हूँ। बसर साहब, एक चीज़ तो क्लियर है, और ये दोनों हमारे जो ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से भी क्लियर हो गई कि ऑपोजिशन जो है वो आपके लिए कोई इशू नहीं है, वो ऑपोजिशन आपके लिए कोई इशू क्रिएट नहीं कर सकती। बार बार ये रीइंफोर्स होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ऑब्वियसली आपने अवाम के सामने जाना है, आपका असल जो इम्तिहान है वो अवाम के सामने है। कोई चीज़ हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर आप एलएनजी जो है वो टाइम पे ऑर्डर नहीं करते, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर सस्ता आटा आप टाइम पे ऑर्डर नहीं करते, उसमें भी आपका कोई कसूर नहीं है। अगर अद्वियत महंगी हो जाती है, आपका कोई कसूर नहीं है। कोई आप ओनरशिप लेने के लिए तैयार हैं, या कोई आपने इंट्रोस्पेक्शन की है कि जिनका ये कसूर है, चाहे यहाँ पे अद्वियात का मामला हो या जो गंदम ऑर्डर करने की बात है, टीसीपी में कोई लोग हों, कोई आपने इंट्रोस्पेक्शन करके उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है? आप तो समझते हैं शायद आपका कोई कसूर ही नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा अहम सवाल है, लेकिन मैं 2-3 बातें दोनों भाइयों ने की हैं। देखिए, जहां तक इस अपोजिशन का तल्लक है ना, ये तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और टोपी ड्रामा करते हैं गरीब का नाम लेकर। गरीबों को तो गरीब ही इन लोगों ने किया जिन्होंने 4-4 बारियां दी हैं। अगर लोग गरीब हो गए हैं तो ये बताएं कि ये गरीब क्यों नहीं हुए जो 4-4 बारियां लेकर आज अरबपति और खरबपति बन गए हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था तैमूर साहब, उसका जवाब नहीं दे सके। कभी आप लोग, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि चीनी का इशू बना हुआ है, वफाक से चीनी ले लें, लेकिन वहां पे जाहिर है आपको पता किन के इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, 90% जो शुगर मिले हैं इन दोनों पार्टियों की हैं, इन दोनों पार्टी की लीडरशिप की हैं। इन्हें कहें ना कि फौरी तौर पर ये मिलों के बाहर लगा दें कि चीनी आज के बाद 100 रुपए किलो मिलेगी, हमारी मिलों से ले लें। ऐसा नहीं करेंगे। इन बातों को छोड़ें। ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। अगर ये इतने हमदर्द होते हैं गरीबों के, तो मैं समझता हूँ ये तो गरीबों का नाम लेकर गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। अगर कलामी की माफी, चलें, ये तो चीनी का मलबा आपने इन पे गिरा दिया, सिंध पे गिरा दिया, पंजाब और केपी में तो आप चीनी दे रहे हैं ना, वहां पे भी नीचे नहीं आ रही। अगेन वही बात है, अपनी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लें बसरा साहब। डॉक्टर मारिया, मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो हमने 30% सब्सिडी अनाउंस की है, ये कार्ड तकसीम होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए की है कि लोगों को उसकी कीमत कम में चीनी मिले, आटा मिले, घी मिले। 3 चीजों पे हमने की है। मैं तो सिर्फ और बात कह रहा हूँ, क्या पंजाब में अभी दास साहब वो बढ़ के मार रहे थे और बड़े मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे और बड़े इनको गरीबों पे तरस आ रहा था। इनकी लीडरशिप की तो मिलें सारी पंजाब में है। इन्हें कहें ना, हर मिल के बाहर लोगों को लिख के लगा दें कि आपको 100 रुपए किलो चीनी मिलेगी। छोड़े इन बातों को, क्या ये बातें करते हैं। और दूसरी बात, देखिए डॉक्टर मारिया, मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूँ कि खा वो बिजली हो, पेट्रोल हो, एलएनजी हो, इसके कम से कम एलएनजी के मुआहदे ना हमारी हुकूमत ने किए हैं, ना हम इसके जिम्मेदार। इसी तरह पेट्रोल और डीजल जो है, मैं सोच रही थी कि अब मैं कहाँ आपको टोकूं। उन्हीं मायदों की वजह से आपको सस्ती एलएनजी मिल रही है। और बार बार बसरा साहब प्लीज ये चेक कर लीजिए जाके, जो आप बात कर रहे हैं रिलीफ पैकेज की, उसका चीनी से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी डॉक्टर हफीज पाशा से, वो मुझे कैटेगोरिकली ये कह रहे थे कि इसको तो वजीर आजम ने फैक्टर इन करना ही भूल गए। वो घी पे है, वो आटे पे है और वो दालों पे है, चीनी उसमें भी नहीं है। नो, घी, आटा और चीनी फिर मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और मैं आपको थोड़ी देर बाद कहेंगे सर, दालें, आटा और घी, दालें भी शामिल है। मेरी एक और बात सुन लें, मैं फिर आपको डॉक्टर मारिया, हमारा फोकस इस बात पे है, यकीन माने अभी जो हम भी अपने हलकों में वापस आए, हमें ये डायरेक्शन है कि आपने इंतजामिया के साथ मिलकर इस बात को इंश्योर करना है कि जो लोग एक कीमत मुकर्रर है अगर उससे ऊपर बेचें, आपका पॉलिटिकल नुकसान ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये दोनों पार्टियां जो आज बड़ा गरीबों का नाम ले लेके झूम झूम के कह, दोनों को पूछे ना, ये दोनों चैनलों पे बैठे अभी, ये दोनों गरीब हो गए, कारोबार और अरबपति से खरबपति बन गया। दूसरी बात,
तो वो जो आपकी पार्टी में बैठे हुए जिन्होंने 40% सब्सिडी का जो है वो फायदा उठाया, वो लगाने के लिए तैयार हैं कि चीनी 100 रुपए किलो जो है वो बिक रही है, उनकी मिलों में मिलेगी इतने की? एक दूसरा एंगल दे रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि हम सब लोगों को, जितने भी हुकूमत के अंदर बैठे हैं या हुकूमत के बाहर हैं, जो मिलने वाले हैं, उनको तरस खाना चाहिए अवाम पे। मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी कह रहा हूँ कि फौरी तौर पर एक तो क्रशिंग शुरू करें और इसका रेट कराएं। हुकूमत क्रैकडाउन करेगी और बिला तमीज करेगी, वो हुकूमत की मिले हैं या किसी और की मिले हैं। और दूसरी बात, डॉक्टर मारिया इस वक्त जो जिम्मेदार है, जो किसान है, मैं भी छोटा मोटा जिम्मेदार हूँ, आज किसान को जो गन्ने का, कपास का, आपको उनको गंदम का, चावल का जो रेट मिला है, माजी में कभी नहीं मिला। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, पैरेलल इश्यूज आ रहे हैं, उसके ऊपर हम भरपूर, हमारी कोशिश है कि ये तौर पर वो लोग जो खास तौर पे सैलरी पर्सन्स हैं, जो लोग दिहाड़ीदार हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है और उसके लिए हम परेशान हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि बिजली डीजल को, अगर मैं पेट्रोल को और डीजल को इंटरनेशनल रेट्स पे बात करूंगा डॉक्टर मारिया, तो आप भी समझते हैं कि इस वक्त आप माशाल्लाह मैंने इसलिए बात ही नहीं की, पेट्रोल की तो मैंने बात ही नहीं की, जो आपके कंट्रोल में आप उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो बाकी चीज़ों क्या। खेलदा साहब मेरा ख्याल है कुछ ऐड करना चाह रहे, फिर ब्रेक पे मुझे जाना है। जी खेलदा साहब। जी मारिया, देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो कौम को बेवकूफ़ बना रहे थे इनके मुताबिक कि जो 50 रुपये वाली 150 वाली चीनी 50 में दे रहे थे, जो 10 लाख वाला हज है 2.5 लाख में करवा रहे थे, जो 150 वाला 45 वाला पेट्रोल है वो 60 और 70 रुपये में देते। और एक मसीहा आया इमरान खान, जिसने अवाम की आंखें खोल दी। मैं कहता हूँ शौकत बसरा साहब, आपको हर चीज़ में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये अपोजिशन नज़र आती है। मैं कहता हूं कल हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया है, आपका अब योम हिसाब हम मांगेंगे और आपका एहतसाब भी करेंगे। आप ये ड्रामा बंद करें कौम के साथ, आप झूठ बोलना बंद करें। मुझे आप बताएं इस प्रोग्राम में कि कौन सी मिले हैं नवाज शरीफ की जो जिसके चीनी पड़ी हुई है और वो आवाम को नहीं मिल रही है? कौन सी शहबाज शरीफ की मिले हैं? मुझे नाम बता दें कौन सी मिले वो स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं आपको रिकॉर्ड पे आपको कह रहा हूं कि आपके कैबिनेट के लोगों की मिलों में चीनी पड़ी हुई है, वो आज चीनी जो है 140 रुपए में बेच रहे हैं। आप झूठ बोलना बंद करें। खेलदार साहब, मैं तो ये कर रहा हूं, आप गुस्सा कर गए। मैं कह रहा हूं जो आपकी और पीपल्स पार्टी की मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। मैं देखें शौकत साहब, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, मुझे आपके लिए इज्जत और एहतराम है। आप कौम के सामने जब नेशनल टीवी पे बैठ के बताते हैं तो मुझे प्रूफ दे दें कि नवाज शरीफ के इस मिल में चीनी पड़ी हुई है और वो चीनी अवाम को नहीं मिल रही है। मुझे वो शुगर मिल दिखा दें, वो मुझे शहबाज शरीफ की शुगर मिल दिखा दें, मैं आपको सलाम करूंगा, बल्कि मैं आपको फूलों के हार भी पहनाऊंगा। आप झूठ बोलना कौम से बंद कर दें, मेरी ये इस्तदा है आपसे, बस सिर्फ ये, मेरा कोई गुस्सा नहीं है। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो दीगर मौज़ूआत पे बात करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहने को तो मुल्क में इस वक्त जमहूरी निज़ाम जो है वो राइज है, लेकिन हमें इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि मामलाते हुकूमत शाही निज़ाम की तरह जो है वो चलाए जा रहे हैं। पार्लिमानी जमहूरियत को ऑर्डिनेंसेस से चलाया जा रहा है और ये कोई एक नई रिवायत नहीं है, माजी में भी हमें ये रिवायत नज़र आ रही है। लेकिन हमारी तब्दीली सरकार का अलग ही स्टाइल है। सही काम भी इतने ख़राब तरीके से करते हैं कि उसको सही करते करते मज़ीद चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया जा रहा है। नैब कानून में की गई जो अपनी ही तरमीम है उनको बार बार जो है वो चेंज करके एक नई मिसाल जो है वो कायम की जा रही है। क्या हुकूमत करती पहले है और सोचती बाद में है? वैसे नैब के लिए इतना तरद्दुद क्यों किया जाता है? ताकि वो लूटा हुआ पैसा वापस लेकर आए। लेकिन रवा हफ्ते सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के सामने जो हकायक आए हैं वो होशरुबा हैं। अपने क़याम से लेके अब तक नैब दावे करते हैं, नैब के दावे के मुताबिक 821 अरब रुपए उन्होंने रिकवर किए हैं। इसमें से कौमी खजाने की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ 6 अरब रुपया जो है वो जमा हुआ है।
815 अरब रुपया जो है वो कहाँ गया, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। कौमी खजाना जो है उसमें वो नहीं पैसे गए, ना ही जो इस वक्त जो है वजारत खजाना उसको पता है, ना स्टेट बैंक को पता है। तो ये हो क्या रहा है, हुआ क्या है यहाँ पे? मैं ज़रा पहले तैमूर तालपुर साहब की तरफ जाती हूँ। तालपुर साहब, क्योंकि जब से ये 2008 से सिलसिला शुरू हुआ है, डेमोक्रेसी का सिलसिला 2008 से शुरू हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इसको टेक ओवर किया। अब ये पिछले एक तसलसल जो है वो आ रहा है कि 800 जो ये 15 अरब है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके टाइम पे ऑब्वियसली इससे कम होगा। तो क्या कभी किसी ने देखा नहीं कि ये कहाँ जा रहा है? जो भी इस वक्त शहरी रहमान साहिबा हो गई या दीगर लोग हो गए, उनको बहुत हैरानगी हो रही है। क्या पहले नहीं पता था पैसे कहाँ जा रहे हैं? मैं आपकी बात पे आता हूँ। पहले ज़रा मैं एक चीज़ मेरे भाई ने बसरा साहब ने की थी वो क्लियर करता जाऊँ। मैं यहाँ पर शिकायत कर रहा हूँ कि हमारे ओमनी की मिलें बंद की हुई हैं, हमें चलाने नहीं दे रहे, उनके अकाउंट सीज कर दिए हैं। और भाई कह रहे हैं कि हमारी मिलों के अंदर ज़ख़ीरांदोज़ी हो रही है। तो अगर हमारी किसी मिल में ज़ख़ीरांदोज़ी हो रही है तो FI के छापे रोज़ हमारी मिलों पर लग रहे होते हैं, क्योंकि आपके सारी FI की टीमें घूमती रहती हैं, उन मिलों पर नहीं जाती जहां पर आपके लोग, आपके काबीना के वज़रा और उनके दोस्त जहां पर मिले लगा कर बैठे हैं, बाकी हर जगह पर होते हैं। दूसरी बात, हमारे जेबों में पैसे नहीं है, हमने पैसे नहीं कमाए, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने, हमारी लीडरशिप के रिश्तेदारों ने एमनेस्टी के थ्रू अरबों रुपए 40-40, 50-50 अरब वाइट नहीं किए, कहते हुए कि हमने दर्जी का काम करके कपड़े सीखे पैसे कमाए। और मेरी एक शिकायत है कोहिस्तानी साहब से भी। कोहिस्तानी साहब बार बार बसरा साहब को कह रहे हैं कि झूठ ना बोलो। वो झूठ ना बोले तो क्या करे? अगर एक जगह पर सारे नाअहल, सारे नालायक और करप्ट लोग मिल गए हैं तो झूठ बोल के ही इनका गुजारा होगा। मेहरबानी करके ये एडवाइस उनको अगली बार ना दीजिएगा। अच्छा, आ जाते हैं नैब पर। नैब की आपने बातें सारी सुनी, हमारी सारी लीडरशिप को नैब ने अरेस्ट किया, दिल भर के रखा। खुर्शीद शाह साहब जैसे आदमी को 2-2 साल जेल में रखा। खुर्शीद शाह का बेटा जो पहली बार MPA बना है, उसकी एज देखिए, उसे अभी तक बंद करके बैठे हुए हैं नैब में। तो नैब गर्दी किस तरह चल रही है, क्या हो रहा है, आपके सामने है। एक केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ प्रूफ नहीं हो सका। और ये अमेंडमेंट्स क्यों आ रही हैं? अब ये अमेंडमेंट्स इसलिए आ रही हैं क्योंकि अब सारे समझ गए हैं किस तरह किस्सा चल रहा है, और अब इनके वजीरों को अपना डर है कि 2 साल बाद तो हम होंगे अपोजिशन में, तो हमारे साथ भी वही होगा जिस तरह से, और वाकई होगा, जिस तरह से मेरे लीडर को अरेस्ट किया गया। क्या दूसरी हुकूमतें अपना हिसाब किताब नहीं करेंगी? हमारे लीडर की बहन को, फरियाल तालपुर साहिबा को अरेस्ट किया गया, किस तरह से उनके साथ बिहेव किया गया। तो अब ये सारी चीजें इनको अब नजर आना शुरू हैं, और कुछ भी नहीं है। ये बात अपनी जगह, लेकिन जो नैब के ये मामलात हैं कि 821 अरब की उन्होंने रिकवरी की, 815 जो है उन्होंने खजाने में डाला, तो ये मैं पूछ रही हूँ, तो काफी देर से तसलसल से चीजें चल रही है ना। इसमें आपकी हुकूमत भी है, खेलदार साहब की भी है, आगे ऑब्वियसली बसरा साहब की भी है। अगर मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत इस चीज में इन्वॉल्व होती तो मेरी बच्ची कुची लीडरशिप को भी हमारे समेत सारे जेल में लोग डाल देते। ये सारी इनकी ही नाअहली है और ये सारा इनके ही किए हुए केसेस हैं। किस तरह से नैब पेमेंट करती है किसी बार की कंपनी को, और वो कंपनी भी जारी निकलती है और वो सारी रिकवरीज किसी थर्ड पर्सन को जाती है। तो आप इसके इस मौजूदा नैब के चेयरमैन या इस हुकूमत के अलावा आप ये इल्जाम कैसे किसी पर लगा सकते हैं? टू बी फेयर, वो जो आप बात कर रहे हैं ब्रॉडशीट वाला मामला, वो तो इनके आने से बहुत देर पहले जो है, वो बहुत देर पहले का मामला है, वो इन पे तो नहीं उसका जो है वो मलबा गिराया जा सकता ना। पेमेंट्स तो इनके टाइम में हुई ना डॉक्टर साहब, वो पेमेंट्स नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी के टाइम पे तो नहीं हुई। जिस वक्त पे ये गलत पेमेंट्स हुई, कैसे गलत गई, हम में से किसी ने किया होता हमें तो अरेस्ट करके बैठे होते, 4 साल हमारे ऐसे निकाल देते जिस तरह हर बार हमारे साथ करते। तो इनकी नाअहलियां इनको माननी पड़ेंगी, क्योंकि अब अवाम इनकी बात नहीं सुनिए। कितना भी मलबा 20 साल पुरानी या 50 साल पुरानी हुकूमत पर डाल दें, अब हर पाकिस्तानी को पता है कि इनकी नालायकी और इनकी करप्शन की वजह से आज, और इनके जो गलत इनने मुआहदे किए हैं IMF, उस सब का जो नुकसान है, उस सब का है वो हम लोग भर रहे हैं। बसरा साहब, चले मैं बसरा साहब की तरफ चलती हूँ। बसरा साहब, चलेंगे नैब का 815 अरब रुपए वाला मामला अपनी जगह, ये बताइए कि एक आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, उसके बाद फिर एक तरमीम, फिर दूसरी तरमीम, फिर तीसरी तरमीम, फिर वापसी। अब ये जो प्रेसिडेंट साहब को आपने ये इख्तियार दिया है कि नैब के चेयरमैन की जो डिसमिसल है वो उनको रिमूव कर सकते हैं रादर देन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये क्या वजह है? मतलब आप चीज़ें इतना माइक्रो मैनेज, इतना कंट्रोल करना चाहते हैं कि नैब में जो ये ऑटोनॉमी का या उसमें इंडिपेंडेंस का जो सारा एक, अभी मैं फसाड ही कहूँगी क्योंकि जो इस वक्त चल रही हैं चीज़ें, जिस तरह चल रही हैं उससे तो यही लगता है, तो वो मजीद जो है वो आपके अंगूठे के नीचे आ जाए।
डॉक्टर मारिया, जब ये दोनों पार्टियां करप्शन पे लेक्चर देती हैं ना, तो यकीन माने ये क़यामत की निशानी है। मैं यही कहूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर सीना तान के, यानी कि इनकी हद है वैसे, और इनको साम भी मैं पेश करता हूँ, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जिस तरह ये करप्शन कहते हैं जी, और उसको डिफेंड करते हैं और कहते हैं हम करप्शन की नहीं है, तो यकीन माने इस बात के ऊपर ये कम से कम इसके ऊपर गुफ्तगू ना किया करें। गरीबों का जब नाम लेते हैं ना, तो मेरा क्या पूरी कौम का हादसा निकल जाता है। और यार आप लोगों को ये दो काम ना करें, बाकी जो मर्जी काम करें। बाकी रह गया नैब वाला सवाल जी। देखिए मैं आपको फिर मारिया, हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड करें, खा वो नैब वाला मामला था, खा वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला है, खा और इश्यूज हैं, लेकिन आप इनका रवैया देख लें। आपने सवाल पे नहीं आ रहा है ना बसरा साहब, घुमाना है आपने। मैं सवाल कुछ और कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आपने लेके प्रेसिडेंट को क्यों दे दिया? प्रेसिडेंट तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो मनोमंशा से चलता है। मैं अर्ज करता हूँ, हमने जब हर मुमकिन कोशिश की, आपको पता है डॉक्टर मारिया हमारे पास मेजोरिटी नहीं है, हमने इनको कोशिश की कि आए बैठे हमारे साथ और बेहतरीन तजावीज दें कि हम क्या नैब के लिए तजावीज लेकर आए। एक दफा जब इनको लेकर बैठे, इन्होंने कहा जी ये नैब ही खत्म कर दें ताकि हमारे तो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं ना। बसरा साहब आपने जवाब नहीं देना। मैं कह रही हूँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के से जो ऑर्डिनेंस में था, शेख शामिल थी, आपने वो उठा के प्रेसिडेंट को क्यों दे दी? पहली बात तो ये है कि ऑर्डिनेंस लाना कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। अच्छा बसरा साहब, पता करा की माफी, मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बसरा साहब का आंसर जरा लंबा है तो जरा ब्रेक ले ले। ब्रेक के बाद सुनते हैं कि बसरा साहब के पास इसकी क्या तौजी है, क्योंकि समझ मुझे अभी कुछ नहीं आ रही। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बसर साहब क्विकली अगर जवाब दे दीजिए। ऑपोजिशन चोर है, ऑपोजिशन आपके साथ ताउन नहीं करना चाहती, मैं मान लेती हूँ सब कुछ। जो रिमूवल है नैब चेयरमैन का, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेके आपने प्रेसिडेंट को क्यों दे दिया, ताकि आपके कंट्रोल में रहे नैब चेयरमैन मजीद? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि ये कि हम कोई मन पसंदीदा चीजें चाह रहे हैं। अगर हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी कर रहे हैं तो अदालतें किस बात के लिए हैं? ये वहां चले जाएं अपोजिशन वाले। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे ना ओमनी ग्रुप को बंद किया हुआ है। भाई अगर हमने बंद किया हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट अभी तक क्यों नहीं गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? हम कोई गैर कानूनी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसके हमें आईन इजाजत नहीं देती। मैं आज भी इनको ऑफर करता हूँ, आए हमारे साथ बैठे, ऐप के कवानीन पे बैठे, हमारे साथ इलेक्शन रिफॉर्म इकोनॉमी पे बैठे, आए हमें बताएं कि हम क्या गलत। मैं जरा पॉइंट आ गया, उनके आखिरी सेगमेंट है, मैं जरा खेलदा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। खेलदा साहब, मुझे इंटीरियर मिनिस्टर हैं हमारे शेख रशीद साहब, उनका वो बयान याद आ रहा है कि आप देखेंगे कि इलेक्शन के करीब सब केसेस जो हैं वो मंतकी अंजाम तक ऑपोजिशन के जो हैं वो पहुंचना शुरू कर देंगे। तो क्या ये उसी तनाजुर में जो है वो चीज़ें हो रही हैं जो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार लेके जो है वो दे दिया गया प्रेसिडेंट को, ताकि नैब चेयरमैन अंडर प्रेशर, अंडर कंट्रोल रहे? देखिए मारिया, पहली बात यह कि ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लियामानी बालादस्ती पे हमला है, हम समझते हैं। आप सब करते रहे हैं, बाय द वे सर, ऑर्डिनेंस सब लाते रहे हैं। मैं कहता हूं कि ऐवान सदर में बैठा हुआ शख्स जिस तरह ये ऑर्डिनेंस जारी कर रहा है, जिस तेज़ी से वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया गया है ऐवान सदर को, ये बिल्कुल बरतानिया लॉ में था ऑर्डिनेंस इजरा। वहाँ पे भी अब 50 साल में पहले 1-2 ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं। तो ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ये जो नेब के चेयरमैन को तोसी दी गई है और उनके जो सबको पता है कि वो उसको क्यों रखा हुआ है। और आप बात ठीक कह रही हैं कि ये इन्होंने अपोजिशन, नेब न्याजी गठजोड़ ने अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया, मगर हम इनके केसेस से इन्होंने पहले सबको पकड़ा, जेल में रखा। हमारी पूरी लीडरशिप, नवाज शरीफ से लेकर तमाम लीडरशिप, उनको इन्होंने नेब शहबाज शरीफ पे इस्तेमाल किया, हमजा पे किया, शाहिद खाकान अब्बासी पे किया, एहसन इकबाल पे किया, ख्वाजा साद रफ़ी, मगर कहीं पे भी मुझे बता दें 1 रुपए की करप्शन नहीं निकली। अब भी जो इन्होंने ऑर्डिनेंस के तरमीम में एक के ऊपर दूसरी लाई जा रही है, वो जो अब इनके 3 साल की जो इन्होंने करप्शन की है, जो इन्होंने डाके डाले हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ,
नवाज शरीफ साहब ने कल बता दिया है कि हम इनका योम हिसाब लेंगे। हमारे लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम अहम है। PMLN सियासत बात की बात है, हम इनको अब नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। अवाम ये देखें 133 के इलेक्शन से भाग गए हैं, ये अवामी अदालत से भाग गए हैं। शेख रशीद खुद भाग जाएगा। जो शीन निकाल रहा था वो खुद भी देखे कहाँ पे शेख रशीद की वो जो वजारत है, उनकी कारकर्दगी की तरह है। शेख रशीद क्या करेगा? आपका पॉइंट आ गया। तालपुर साहब, आपसे यही सवाल, क्या आप इसको चैलेंज करेंगे जो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला मामला है लेकर प्रेसिडेंट को दे दिया, एंड देन साथ ही साथ जो इदारा पूरे मुल्क से जो है रसीदें मांगता है वो अपनी रसीदें जो है वो प्रेजेंट नहीं कर सका, उस हवाले से भी क्या व्हाट डू यू इंटेंड ऑन डूइंग? बिल्कुल जी, आई एम श्योर दैट वी विल हैव टू गो टू द कोर्ट्स, और कोई हमारे पास रास्ता इसके बाद बचता नहीं है। और मुझे बड़ी हैरत होती है जब बात करते हैं पीटीआई वाले आइन की, उन्होंने कौन से आइन पर कौन सा अमल किया या कौन सी आइनी तरमीम ला चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सदारती ऑर्डिनेंस लाते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। और इनकी नाअहली की एक थोड़ा सा मैं आपको मिसाल और बता दूं। आपसे ये बात कर रहे थे ऑयल प्राइसेस मार्केट में कितनी बढ़ गई हैं और क्या चल रहा है। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पर बैरल जो प्राइस थी $147 से ज्यादा थी। उस जमाने में हमने 85 रुपीज का पेट्रोल दिया और 65 रुपीज का हमने डीजल दिया। और आज जो है ये जो पर प्राइस बैरल है वो $85 और 90 के बीच में ट्रैवल कर रही है, और ये क्या अंबार हम पे डाल के बैठे हुए। तो बेसिकली बात ये है कि इनकी नाअहली छुप नहीं सकती, जाहिर हो चुकी है। अब ये नहीं पता कि अवाम 1 साल इंतजार करेगी, 6 महीने इंतजार करेगी, या 2 साल तक हमें इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह ही हाफिज है मेरे ख्याल से। अब तो इसका मतलब सारा जो दारोमदार है वो अवाम के कंधों पे है। आपके पास लीगल रिकोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोर्स है, वो आपने उस पे आपने नहीं कुछ भी करना। बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना। हम हर चीज में और हर हिसाब में करेंगे। आपको मैंने कहा हम बिल्कुल अदालत में भी जाएंगे अगर इस तरह से होता है। और हमने अभी तक नहीं सर, मैं बात कर रही थी जो आप कह रहे थे अवाम को कितनी देर बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है ना, यू कैन ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस, पंजाब से शुरू करें, नेशनल फेडरल में जो है वो आप आ सकते हैं। जिस तरह आप बात करें कितनी देर बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी। बिल्कुल, वी टोटली एग्री विद यू। हमें बिल्कुल जाना चाहिए, और हम पहले भी जाना चाह रहे थे। हम पंजाबी भी चाहते थे कि ऐसे हो, और हम अभी भी वर्किंग कर रहे हैं। अपने नंबर्स इंशाल्लाह ताला जैसे पूरा करेंगे, आप हमारी अनाउंसमेंट सुनेंगी कि हमने नो कॉन्फिडेंस फिर से इनके ऊपर ले आए हैं। और आ सकता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब जैसे कि कोहिस्तानी साहब ने कहा, इनको छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ने के तरीके ढूंढ रहे हैं। दिस बोट इज सिंकिंग एंड द वंस इनसाइड वांट टू जंप आउट। अब कोई पीपल्स पार्टी की तरफ देखता है, कोई नून लीग की तरफ देखता है। राइट, तालपुर साहब आपका पॉइंट आ गया। ऑन दैट नोट वील हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। बसर साहब आपका बहुत शुक्रिया, तालपुर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कोहिस्तानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।